कार्डियोमायोपैथी, जिसमें क्या होता है कि जब हार्ट जो है रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी कंप्लायंस कम हो जाती है वेंट्रिकुलर एंडोमायोकार्डियम की, तो उसमें जो है फिलिंग नहीं हो पा रही, ठीक है। डायस्टोलिक प्रॉब्लम है इसमें। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं? अमाइलॉइडोसिस, अमाइलॉइड जो है हमारे हार्ट में फिल हो जाएंगे तो हार्ट जो है एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, तो उस वजह से जो है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। सार्कोइडोसिस, जिसमें जो है ग्रेनुलोमेटस सार्कोइडोसिस जो है वॉल ऑफ द हार्ट में हो जाएंगे, तो वो उसको डिफ़िकल्ट करवा देंगे टू एक्सपेंड, जिसके नतीजे में रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी होगी। हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन जो है वॉल ऑफ द हार्ट में आ जाएगा, तो वो भी सेम थिंग करवाएगा। इंटरेस्टिंग डिसऑर्डर है एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस। अब ये जो है इसमें क्या होता है कि पेशेंट्स को जब ना डेंस लेयर फाइब्रोसिस की और इलास्टिक टिश्यू की जो है उनके एंडोकार्डियम में आ जाएगी। अब देखिए ये जो लेयर्स हैं हार्ट की, वो एंडोकार्डियम से याद करें, एंडोकार्डियम होती है हमारे पास, मायोकार्डियम होता है और एपिकार्डियम होता है। अब इमेजिन करें अगर ये एंडोकार्डियम जो है अगर बहुत मैसिवली फाइब्रोसिस हो जाती है इसकी, और ये थिकन हो जाता है इलास्टिक टिश्यू के साथ, तो अब इसको हम स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे। जब ये स्ट्रेच नहीं कर पाएगा तो रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, ठीक है। अब ये ज़्यादातर याद रखिएगा बच्चों में होती है, और ये रेयर कॉज है, ठीक है, बच्चों में रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का। अगला कॉज है लॉफलर सिंड्रोम। अब यहाँ पे देखें इसमें क्या होता है कि ना यूजिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट हो जाता है इन्फ्लामेशन के साथ विद इन द वॉल ऑफ द हार्ट में। अब ये यूजिनोफिल्स के साथ बिगिन होगा और उसके नतीजे में जो है फाइब्रोसिस हो जाएगी एंडोमायोकार्डियम की, एंडोकार्डियम की भी और मायोकार्डियम दोनों की। ऑफ कोर्स ये फाइब्रोसिस जो है ना ये डिफ़िकल्ट करवा देगी हार्ट को कि वो एक्सपेंड करे और फिल करे, तो उस वजह से रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। अब ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेंगे रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के? इनको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका हार्ट जो है ना फिल नहीं हो पा रहा, तो ब्लड जो है पीछे बैकअप हो जाएगा। और क्लासिक फाइंडिंग हमें ईकेजी पे जो है लो वोल्टेज की ईकेजी मिलेगी डिमिनिश्ड क्यूआरएस एम्पलीट्यूड के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना है आपने, ठीक है। तो इरफान मसूद में भी हमने देखा कि रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी क्या होता है कि इसमें वेंट्रिकल्स की फिलिंग जो है ना डायस्टोली के दौरान वो इम्पेयर हो गई है। क्यों हुई है इम्पेयर? क्योंकि उसकी कंप्लायंस यानी वही डायस्टोलिक डिसफंक्शन ही हुआ है, कंप्लायंस जो है वो इम्पेयर हो गई है। अब इसमें जो है वेंट्रिकल का जो इजेक्शन फ्रैक्शन 45 to 90% होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने देखा 50 to 80% था, लेकिन यहाँ पे 45 to 90%। अब रिस्ट्रिक्टिव क्यों हो रही है? इडियोपैथिक बहुत कॉमन कॉज है, रेडिएशन फाइब्रोसिस की वजह से, अमाइलोइडोसिस, सार्कोइडोसिस, मेटास्टेटिक ट्यूमर। मॉर्फोलॉजिकली हमने कहा कि वेंट्रिकल बिल्कुल नॉर्मल साइज़ के होंगे, कैविटीज़ इसमें डायलेट नहीं होंगी, मायोकार्डियम बिल्कुल फर्म होगा और बायलेटरल डायलेशन इसमें कॉमन होती है लेकिन एट्रिया की, ठीक है। और पैची इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस भी हमें इसमें मिलती है। दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो इस कार्डियोमायोपैथीज एंड मायोकार्डाइटिस के अगले टॉपिक पे हम चलते हैं, जो कि है मायोकार्डाइटिस, ठीक है। अब मायोकार्डाइटिस क्या होता है? मायोकार्डाइटिस इनकम्पास करता है डाइवर्स ग्रुप ऑफ क्लिनिकल एंटिटीज़ हैं जिनमें इन्फेक्शस एजेंट्स और या फिर इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेसेस हैं ये हमारे मायोकार्डियम को जाके टारगेट करें, इन्फेक्शियस एजेंट या इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हम डिस्टिंग्विश करें मायोकार्डाइटिस को उन कंडीशन से, जैसे कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो गया, जहाँ पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस जो है वो सेकेंडरीली होता है किसी और कॉज ऑफ द मायोकार्डियल इंजरी के सेकेंडरीली, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब पैथोजेनेसिस इसकी क्या है कि यूएस में जो है ना वायरल इन्फेक्शन जो कि बहुत ही कॉमन कॉज है मायोकार्डाइटिस का, उसमें कॉक्सैकी वायरस ए एंड बी आ जाता है, और बाकी इंटेरो वायरसेस जो हैं ये मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में इसका कॉज बनते हैं। साइटोमेगेलो वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी HIV वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये जो है ना लेस कॉमन पैथोजेंस है। अब ऑफेंडिंग एजेंट जो है ना ये हम सीरोलॉजिक स्टडीज़ से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, जो कि हमें राइजिंग एंटीबॉडी टाइटर दिखाएगा मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेक्निक्स से, जो कि हम इन्फेक्टेड टिश्यू से यूज़ करते हैं। जबकि कुछ जो वायरसेस हैं वो डायरेक्टली सेल डेथ करवा देंगे। मोस्ट केसेस में इंजरी जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हो जाती है, जो कि इम्यून रिस्पॉन्स हमारे वायरली इन्फेक्टेड सेल्स के अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से डैमेज होगा। अब ये जो है ना एनालॉगस है टू द डैमेज इन्फ्लिक्टेड बाय वायरस स्पेसिफिक टी सेल्स ऑन द हेपाटाइटिस वायरस इन्फेक्टेड लिवर सेल्स। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हेपाटाइटिस में जो है वायरस आके हेपाटाइटिस वायरस आके लिवर को इंजर करता है ना, मतलब अफेक्ट करता है, वहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो वहाँ पे हमारे ही टी सेल्स जो हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करके जाके हमारे साइटोटॉक्सिक डेथ करवा देते हैं हमारे हेपेटोसाइट्स की, और फिर हो जाती है सिरोसिस वगैरह। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है।
इम्यून रिस्पॉन्स इसी तरह का होगा। अब कुछ केसेस में ना वायरसेस जो है ये ट्रिगर करवाएंगे रिएक्शन अगेंस्ट द क्रॉस रिएक्टिंग प्रोटीन्स, ठीक है, जैसे कि मायोसिन हैवी चेन। इनके अगेंस्ट इस तरह के जो वायरस हैं ये रिस्पॉन्स करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे मायोसिन हैवी चेन्स वगैरह के अगेंस्ट। जो नॉन वायरल इन्फेक्शस कॉजेज़ अब हैं इस मायोकार्डाइटिस के, उसमें आ जाता है वो मतलब इसमें इंटायर गैमेट या स्पेक्ट्रम कह सकते हैं ऑफ द माइक्रोबियल वर्ल्ड जो है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे कि अब प्रोटोजोआ है हमारे पास, ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, ये जो कि चगास डिजीज़ का एक एजेंट है। आल्दो अनकॉमन जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। चगास डिजीज़ जो है ना ये 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन को इंडेमिक एरियाज ऑफ द साउथ अमेरिका में अफेक्ट करती है, जहाँ पे मायोकार्डियल इन्वॉल्वमेंट जो है वो वास्ट मेजोरिटी होती है। 10% जो पेशेंट हैं वो मर जाते हैं अक्यूट अटैक की वजह से, और बाकी जो हैं उनको वो एंटर कर जाते हैं क्रोनिक इम्यून मीडिएटेड फेज़ के अंदर, जिसमें उनकी प्रोग्रेसिव साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप हो जाते हैं और उनको एरिदमियाज हो जाती हैं 10 से 20 सालों के बाद, क्योंकि वो क्रोनिक मीडिएटेड फेज़ में आ गए। अब इसके अलावा हमारे पास ये हो गया ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। अगला है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, जो कि हाउस होल्ड कैट्स जो है इसके बहुत ही कॉमन वेक्टर होती है। ये मायोकार्डाइटिस करवा सकती हैं, पार्टिकुलरली ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें। इसके अलावा ट्राइकिनोसिस जो है ये बहुत ही कॉमन हेलमेंथिक डिजीज़ है, जो कि कार्डिक इन्वॉल्वमेंट के साथ इन्वॉल्व होती है, एसोसिएटेड होती है ट्राइकिनोसिस। इसमें भी हमारा हार्ट अफेक्ट होता है। अब मायोकार्डिस तकरीबन 5% जो पेशेंट हैं उनको लाइम डिजीज़ में होता है, जो कि एक सिस्टेमिक इलनेस है। और क्यों होती है? एक बैक्टीरियल स्पायरोकीट की वजह से, बोरेलिया बर्गडोरफेरी, इस स्पायरोकीट की वजह से लाइम डिजीज़ होती है और उसमें मायोकार्डाइटिस होता है। अब लाइम वाला मायोकार्डाइटिस मैनिफेस्ट ऐसे करेगा कि उसमें सेल्फ लिमिटेड कंडक्शन सिस्टम की डिजीज़ होगी, तो उसमें हमें ना टेम्परेरी पेस मेकर की इंसर्शन करनी होगी, पेशेंट को पेस मेकर लगाना होगा। अब जो नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़ है मायोकार्डाइटिस के, उसमें आ जाता है कि कोई इम्यून ओरिजिन की कोई डिजीज़ हो, सिस्टेमिक डिजीज़ हो इम्यून ओरिजिन की, जैसे कि SLE हो गया, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोसिस, और पोलीमायोसाइटिस हो गया। ड्रग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो हमारे हार्ट को अफेक्ट करें, जिनको हम हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस कहेंगे, ये हो सकते हैं विद द एक्सपोजर टू वाइड रेंज ऑफ एजेंट्स, जैसे कि रिएक्शंस टिपिकली जो है वो बिनाइन होते हैं इस तरह के, और सिर्फ रेयर सर्कमस्टांसिस में ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर करवा देंगे या सडन डेथ करवा देंगे, ठीक है, ड्रग्स की वजह से। अब आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी पे। तो जो अक्यूट मायोकार्डाइटिस है उसमें जो हार्ट होता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल या डायलेटेड हमें अपीयर होगा, लेकिन एडवांस स्टेज में मायोकार्डियम फ्लैबी हो जाएगा और वो मोटल्ड हो जाएगा पेल और हेमरेजिक एरियाज़ के साथ, ठीक है, हेमरेजिक और पेल एरियाज़ हमें एडवांस स्टेज में मिलेंगे। म्यूरल थ्रोम्बाई भी हमें मिल सकता है। अब जब हम मायोकार्डाइटिस को माइक्रोस्कोपिकली देखें तो हमें उसमें एडिमा मिलता है, इंटरस्टिशियम में इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स आ जाएंगे और मायोसाइट की इंजरी भी मिलेगी। तो ये 11.28 में हमें पास शोन है। तो इसमें देखिए यहाँ पे मायोकार्डाइटिस दिखाया गया है। तो कह रहे हैं कि डिफ्यूज़ लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेट जो है ना इसमें माइक्रोस्कोपिकली बहुत कॉमन है। देखिए ये 11.28 फिगर में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे लिम्फोसाइटिक मायोकार्डाइटिस हो गई है एडिमा के साथ, और उसके साथ साथ ना हमें मायोकार्डियल इंजरी भी एसोसिएटेड नज़र आ रही है, ठीक है, मायोसाइट की इंजरी भी हो गई है। इसके अलावा कह रहा है कि आल्दो ये इन्फ्लामेटरी जो इन्वॉल्वमेंट है ना ये पैची है, ठीक है, कहीं है कहीं नहीं है, और ये मिस्ड भी हो सकती है एंडोमायोकार्डियल बायोप्सी पे। कोई हमने ऐसा पैच ले लिया जहाँ पे नहीं होगी तो मिस्ड भी हो सकती है। अब जो अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है अक्यूट फेज़ ऑफ द मायोकार्डाइटिस को, तो जो लेशन है ना ये रिजॉल्व कर जाएगी बिना किसी सिग्निफिकेंट सीक्वेल के, या फिर ये हील कर जाएगी प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस के साथ, ठीक हो गया। अब उसके बाद है हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस। उसकी अगर हम बात करें तो इंटरस्टिशियल और पेरीवास्कुलर जो इन्फिल्ट्रेट्स हैं ये लिम्फोसाइट्स के बने होंगे, मैक्रोफेजेस के, और हाई प्रोपोर्शन ऑफ यूजिनोफिल्स भी हमें इसमें मिलेगा। लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और यूजिनोफिल्स बहुत ज़्यादा। ये बात हो रही है हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस की। ये देखिए इसमें हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस दिखाया गया है, जिसमें हमें पेरीवास्कुलर यूजिनोफिल रिच इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट नज़र आ रहा है। अब जायंट सेल जो मायोकार्डाइटिस है ये मॉर्फोलॉजिकली एक डिस्टिंक्टिव जो है ना एंटिटी है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट होते हैं, जिनमें मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल होंगे जो कि मैक्रोफेज की फ्यूजन की वजह से बने हैं,
ठीक हो गया। अब जायंट सेल मायोकार्डाइटिस प्रोबेबली जो है ना रिप्रेजेंट करती है अग्रेसिव एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ द लिम्फोसाइटिक मायोकार्डाइटिस, यानी लिम्फोसाइटिक का ही जो एग्रेसिव एंड स्टेज होता है ना, एंड स्पेक्ट्रम, वो यही जायंट सेल मायोकार्डाइटिस होता है। और इसमें ना लीस्ट फोकल एंड फ्रीक्वेंटली एक्सटेंसिव नेक्रोसिस हो जाती है। फोकल कम हो रही है लेकिन एक्सटेंसिव नेक्रोसिस इसमें ज़्यादा होगी। तो ये हमें दिखाया गया यहाँ पे जायंट सेल मायोकार्डाइटिस, जिसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, एक्सटेंसिव मायोसाइट का डैमेज हो रहा है और मल्टी न्यूक्लियट जायंट सेल्स भी हमें नज़र आ रहे हैं। लास्ट है चगास डिजीज़, चगास मायोकार्डाइटिस। अब चगास मायोकार्डाइटिस में हमें याद रखिएगा कि पैरासाइटाइजेशन हो जाती है, पैरासाइटिजेशन स्कैटर्ड हमारे मायो फाइबर्स की बाय द ट्रिपेनोसोम्स, ठीक है, यानी पैरासाइट्स जो हैं ट्रिपेनोसोम्स वो हमें इसमें मिलेंगे, मायोफाइबर्स में स्कैटर्ड होंगे। उसके साथ साथ हमें इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा न्यूट्रोफिल्स का, लिम्फोसाइट्स का, मैक्रोफेजेस का, और ओकेजनल हमें यूजिनोफिल्स मिलेंगे। तो इसमें ये फिगर में भी नज़र आ रहा है कि इसमें जो है ये चगास मायोकार्डाइटिस है। तो ये देखिए, एक तो मायोफाइबर जो है डिस्टेंड हो गया है ट्रिपेनोसोम्स की वजह से, देखिए इसमें एरो शो कर रहा है, बड़ा हो गया मायोसाइट। तो ये अलोंग विद द मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेशन के साथ साथ हमें मिल रहा है, और मायोफाइबर की नेक्रोसिस के साथ साथ हमें ये मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। तो क्लिनिकल जो स्पेक्ट्रम है ना मायोकार्डाइटिस का, ये ब्रॉड है। एट वन एंड द डिजीज़ एसिम्टोमेटिक होती है और पेशेंट रिकवर कर जाता है बिना किसी सीक्वेल के, लेकिन बाकी दूसरे अदर एक्सट्रीम पे ये परसिपिचुअस ऑनसेट ऑफ हार्ट फेलियर करवा देगी या एरिथमियास करवा देंगी, जो कि ओकेजनली अचानक डेथ करवा देती है, सडन डेथ। ठीक है, अब दोनों इन एक्सट्रीम्स के दरमियान बहुत से लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट मिलते हैं जो कि वेराइटी ऑफ साइंस एंड सिम्टम्स के साथ एसोसिएटेड है। यानी इनके दरमियान हमें जो है फटीग के सिम्टम्स मिल सकते हैं, डिस्निया हो सकता है पेशेंट को, पैल्पिटेशंस, पेन एंड फीवर। अब क्लिनिकल फीचर मायोकार्डाइटिस के जो है ये मिमिक कर सकते हैं अक्यूट मायोकार्डियल इन्फाक्शन को। ऐसा लगेगा कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, उसको मतलब ये करवा सकते हैं, एमआई करवा सकते हैं। जो क्लिनिकल प्रोग्रेशन है मायोकार्डाइटिस से डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की तरफ, ये भी ओकेजनली देखी गई है। दैट्स इट। अब लास्ट टॉपिक रह गया अदर क्या कॉजेज़ हैं मायोकार्डियल डिजीज़ के। तो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं हमारे पास कुछ। तो कार्डियक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं कैंसर थेरेपी की, ये इंपॉर्टेंट क्लिनिकल प्रॉब्लम्स होती हैं कैंसर थेरेपी की वजह से जो होती हैं कार्डियक प्रॉब्लम्स। अब कार्डियोटॉक्सिसिटी जो है ना, ये एसोसिएटेड होती है कन्वेंशनल कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स से। टारगेटेड जो ड्रग्स हैं कौन सी करवाती हैं, एक तो हमारी जो टायरोसिन काइनेज के इनहिबिटर्स हैं, और सर्टेन फॉर्म्स इम्यूनोथेरेपी की, जैसे कि इम्यून चेक पॉइंट जो ब्लॉकेड होते हैं ना कैंसर के, उनसे। अब एंथ्रासाइक्लिन जो डॉक्सोरूबिसिन है और डोनोरूबिसिन, ये कीमोथेरेपेटिक एजेंट है जो कि बहुत ही फ्रीक्वेंटली टॉक्सिक मायोकार्डियल इंजरी करवाती हैं, जो कि ऑफन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा देगा और हार्ट फेलियर करवा देंगे। ये आपने याद रखना है। अब ये एंथ्रासाइक्लिन की टॉक्सिसिटी ना डोज डिपेंडेंट होती है। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोग्रेसिवली हो जाएगी ज़्यादा फ्रीक्वेंट अगर टोटल जो डोज है वो 500 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा हो, ऊपर हो। और ये एट्रीब्यूट हुआ है प्राइमरीली कि इसमें ना परऑक्सीडेशन हो जाएगी हमारे लिपिड्स की, जो कि मायोसाइट की मेम्ब्रेन के हैं, उन लिपिड्स की परऑक्सीडेशन हो जाएगी अगर डोज बढ़ा दिया। बाकी और बहुत से एजेंट जैसे कि लिथियम, फिनोथायाजीन, क्लोरोक्विन, तो ये भी मायोकार्डियल इंजरी करवा देते हैं, कभी कभार सडन डेथ करवाते हैं। कॉमन जो फाइंडिंग्स हैं हार्ट जो इंजर होते हैं बहुत से इस तरह के केमिकल और ड्रग्स की वजह से, उसमें है डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, डिप्थेरिया एक्सोटॉक्सिन इस ड्रग की वजह से और डॉक्सोरूबिसिन की वजह से और बहुत से और केमिकल्स की वजह से जो हमें हार्ट में फाइंडिंग मिलेंगी ना, जो इंजर हो गए हैं, वो ये है कि मायोफाइबर स्वेलिंग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म वैकुलाइजेशन हो जाएगी, वैकुलाइजेशन साइटोप्लाज्मिक, और फैटी चेंज मिलेगा। ठीक हो गया। अब डिसकंटिन्यू करना होगा इस तरह के एजेंट को तो कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाएगी बिना किसी अपेरेंट सीक्वेल लेके। कभी कभार इवन और भी ज़्यादा एक्सटेंसिव डैमेज जो है ना, वो मायोसाइट की नेक्रोसिस करवा देता है और उसके नतीजे में डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, क्योंकि मायोसाइट नेक्रोस कर गया तो कार्डियक डायलेट कर जाएगा। ठीक है, कार्डियक। इसके अलावा आ जाती हैं कैटेकोलामीन्स। ठीक है, कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स के बाद अब कैटेकोलामीन्स की बात करें तो फोकाई ऑफ मायोकार्डियल नेक्रोसिस विथ कॉन्ट्रैक्शन बैंड्स की अगर फॉर्मेशन हो जाती है तो ये ऑफन एसोसिएटेड होता है स्पार्स मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट भी हमें इसमें मिलता है साथ साथ, मोस्टली जो मैक्रोफेजेस का होता है। तो ये उन इंडिविजुअल्स में होगा जिनको फियोक्रोमोसाइटोमा होता है। ठीक है, जो कि एक ट्यूमर है और ये कैटेकोलामीन्स को एलेबोरेट करता है। अभी एंडोक्राइन में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे।
अब इसी तरह के चेंजेस जो है ना वो वैरायटी ऑफ एजेंट से भी होते हैं, एंडोजेनस या एक्सोजेनस, जो कि अंडर द रूब्रिक ऑफ कैटेकोलामीन इफेक्ट में आती हैं। जो भी चीज़ें कैटेकोलामीन इफेक्ट कराएं तो उनमें इस तरह के हमें मिलेगा कि मायोकार्डियल नेक्रोसिस के फोकाई हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन बैंड बनेंगे, स्पार्स मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट होगा मैक्रोफेजिस का, और मतलब इस तरह की पिक्चर होगी। अब इस तरह की कौन सी और चीज़ें करवाएंगे, कोकेन से हो सकता है, हाई डोज एफिड्रीन की वजह से, जो कि एक एड्रेनर्जिक एजेंट है, मैनी कोल्ड एंड एलर्जिक फॉर्मुलेशंस में पाया जाता है एफिड्रीन, उससे ये हो सकता है। इसके अलावा इंटेंस अगर ऑटोनोमिक स्टिमुलेशन हो जाती है जो कि इंट्राक्रेनियल लेजन के सेकेंडरीली हो। इसके अलावा अगर वेजोप्रेसर एजेंट्स यूज़ किए जाएँ जैसे डोपामीन, तो उनमें भी हमें इस तरह की चेंजेस मिलते हैं मायोकार्डियम में। अब मैकेनिज्म कैटेकोलामीन कार्डियोटॉक्सिसिटी का अनसर्टेन है, लेकिन ये रिलेट किया जाता है या तो इसमें ना डायरेक्ट टॉक्सिसिटी होती है कैटेकोलामीन की हमारे कार्डिक मायोसाइट्स के ऊपर विया द कैल्शियम ओवरलोड की वजह से, कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा, या फिर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है इन द फेस ऑफ एन इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट बढ़ा है तो उसकी वजह से, क्योंकि कैटेकोलामीन है तो हार्ट रेट बढ़ा है तो उसकी वजह से वेसल्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई है। ठीक है, तो कार्डियोटॉक्सिसिटी हो गई है, ये भी कॉज हो सकता है। अब मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट जो है ना, प्रोबेबली ये रिएक्शन होता है जो माइक्रोस्कोप छोटे छोटे से जो मायोसाइट की सेल की डेथ के फोकाई बन गए ना, मायोसाइट मर गए हैं, तो वहाँ पे अब इन्फ्लामेशन भी तो जाहिर सी बातें होनी है, तो उस वजह से ये मोनोन्यूक्लियर सेल इन्फिल्ट्रेट वहाँ पे बनते हैं। दैट्स इट। अब समरी देख लेते हैं, हमने ये टॉपिक डिटेल में कर लिया सारा, कार्डियोमायोपैथीज और मायोकार्डाइटिस पढ़ा। हमने कहा कि कार्डियोमायोपैथी जो है वो इंट्रिंसिक कार्डिक मसल की डिजीज़ होती हैं और ये स्पेसिफिक कॉजेज़ की वजह से भी हो सकती है या ये इडियोपैथिक भी हो सकती है। फिर हमने कहा 3 जनरल पैथोफिजियोलॉजिक कैटेगरीज हैं कार्डियोमायोपैथी की, एक डायलेटेड जो कि 90% केसेस होते हैं, हाइपरट्रोफिक और रेस्ट्रिक्टिव जो कि बहुत ही कम कॉमन है। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में हमने पढ़ा सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्टाइलिटी डिसफंक्शन हो जाता है हमारे हार्ट का, तो उसमें जो है इसकी वजूहात मायोकार्डाइटिस की वजह से, टॉक्सिक एक्सपोजर अल्कोहल का, प्रेगनेंसी में 20 से 25% केसेस में म्यूटेशंस आ जाती हैं जो कि साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स को अफेक्ट करती हैं, तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है। उसके बाद हमने हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी में भी पढ़ा कि ये डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन का डिसफंक्शन आ जाता है। तो वर्चुअली सारे जो कॉजेज हमने कहा कि ऑटोसोमल डोमिनेंट म्यूटेशन जब प्रोटीन्स में आ जाए जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल अपरेटस बनाती हैं, जैसे कि बीटा मायोसिन, पार्टिकुलरली हैवी चेन बीटा मायोसिन, तो उसकी वजह से ये होती है। देन रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी का हमने कहा कि इसमें स्टिफ और नॉन कंप्लाइंट हमारा मायोकार्डियम हो जाएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसमें अमाइलॉइड की डिपोजिशन हो गई है, या तो उसमें रेडिएशन वगैरह की वजह से इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस ज़्यादा हो गई है, या उसमें एंडोमायोकार्डियल, याद रखिएगा एंडोमायोकार्डियल स्कारिंग हो गई है, तो रिस्ट्रिक्टेड हो गई है उसकी मायोकार्डियम की एक्टिविटी, तो वो फिल नहीं हो पा रहा। इसमें भी डायस्टोलिक का ही डिसफंक्शन हुआ था। फिर हमने पढ़ा एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी जो है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है, जिसमें हमारा कार्डिक मसल जो है ना, इसमें राइट साइड का हार्ट फेलियर होगा और रिदम की डिस्टर्बेंस के बारे में हमने पढ़ा था, जो जाके आगे सडन कार्डिक डेथ करवा देती है एथलीट्स के अंदर। एरिथमोजेनिक राइट वेंट्रिकुलर कार्डियोमायोपैथी, बाकी बुक्स में ये नहीं था लेकिन बेसिक में ये मेंशन है, तो आपने याद रखना है। लास्ट में हमने मायोकार्डाइटिस पढ़ा कि एक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर जो कि इन्फेक्शंस या इम्यून रिएक्शंस की वजह से होता है। कॉक्सैकी वायरस ए और बी बहुत ही कॉमन इसके पैथोजेंस हैं यूएस में, और क्लिनिकली ये मायोकार्डाइटिस एसिम्प्टोमेटिक रहती है, आगे जाके ये अक्यूट हार्ट फेलियर करवा देगी या फिर ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी करवा सकती है। अच्छा, पैथोमा में ये टॉपिक नहीं है लेकिन इरफान मसूद में है छोटा सा ये टॉपिक, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस भी साथ ही लिखा हुआ है, तो देख लेते हैं। मायोकार्डाइटिस हमने कहा कि हमारे मायोकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसके साथ आगे जाके कार्डियक मायोसाइट्स को इंजरी हो जाए। ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है कार्डियक मायोसाइट की इंजरी हो जाए तो हम इसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी 2 तरह के इन्फेक्शन कॉजेज है और इम्यून मेडिएटेड। इन्फेक्शन में याद रखना है कॉक्सैकी वायरस बहुत कॉमन है, इसके अलावा बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ में ट्रिपेनोसोमा जो शगास डिजीज़ है ये एक कॉज है, और हेलमिंथिक डिजीज़ में हमने पढ़ा ट्राइकिनोसिस बहुत कॉमन कॉज है। इम्यून मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास डिफरेंट कॉजेज़ हैं, SLE, पोस्ट वायरल, र्यूमेटिक फीवर, ड्रग्स हो गई, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। अब क्लिनिकल फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलता है, पेशेंट को मायोकार्डाइटिस में फीवर और चेस्ट पेन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसके क्रेटिनिन काइनेज और MB वाला जो है मसल और ब्रेन ये एलिवेटेड होगा। इसके अलावा उसके ट्रोपोनिन्स भी एलिवेटेड होंगे। ठीक है, ये मार्कर होते हैं मायोकार्डियम की इंजरी के। तो मॉर्फोलॉजी में हमें इसमें डिफरेंट पिक्चर मिलती है जो कि हमने डिटेल में बेसिक में भी पढ़ी। एक तो लिम्फोसाइटिक मायोकार्डाइटिस है, बहुत ही कॉमन टाइप है। इसमें क्या होगा कि इंटरस्टिशियल मोनोन्यूक्लियर इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट मिलेगा और फोकल नेक्रोसिस हो जाएगी मायोसाइट्स की।
दूसरी हाइपर सेंसिटिविटी मायोकार्डाइटिस में जो है ना पेरीवास्कुलर आपने याद रखना है कि इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स तो होंगे लेकिन ज़्यादातर पेरीवास्कुलर, ठीक है, वेसल्स के साथ वाली जो स्पेस होती है वहाँ पे। तो इसमें जो है ये बने किस चीज़ के होंगे, ये वाले इन्फिल्ट्रेट, इसमें लिम्फोसाइट्स होंगे, मैक्रोफेजेस और बहुत ज़्यादा यूजिनोफिल्स। तीसरी थी जायंट सेल मायोकार्डाइटिस, तो इसमें भी हमने कहा कि मोनोन्यूक्लियर इन्फिल्ट्रेट होगा जिसमें लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स होंगे। तो इसका तो कॉज तो अननोन है लेकिन ये पुअर प्रोग्नोसिस के साथ एसोसिएटेड होता है जायंट सेल मायोकार्डाइटिस वाला, क्योंकि हमने कहा था कि ये आगे जाके फिर फाइब्रोसिस वगैरह भी करवा देता है। दैट्स इट। अब चलते हैं रोबिन्स बेसिक पैथोलॉजी। अगला टॉपिक इस चैप्टर का हमारा जो कि है पेरिकार्डियल डिजीज़। पेरिकार्डियल डिजीज़ में हम पेरिकार्डियल इफ्यूजन और हीमोपेरिकार्डियम पढ़ेंगे, इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस। तो पेरिकार्डियल डिजीज़ क्या होता है कि पेरिकार्डियल लेजन्स जो है ना ये टिपिकली एसोसिएटेड होती हैं पैथोलॉजिक प्रोसेस कहीं और पे हो रहा हो हमारे हार्ट में या फिर सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, या फिर ये पेरिकार्डियल लेजन्स ना किसी सिस्टेमिक डिसऑर्डर के सेकेंडरीली भी हो सकती हैं। अब ये पेरिकार्डियल डिसऑर्डर्स में हमारे पास इफ्यूजन्स हो जाना और इन्फ्लामेटरी कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, कभी कभार ये ना फाइब्रस कॉन्स्ट्रिक्शन भी करवा देती हैं। अब सबसे पहले पढ़ लेते हैं डिटेल में पेरिकार्डियल इफ्यूजन और हीमोपेरिकार्डियम। नॉर्मली हमारी जो हार्ट है उसमें जो पेरिकार्डियल सैक होती है ना, इसमें 50 सीसी से भी कम पतला सा थिन क्लियर स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड मौजूद होता है, 50 सीसी से भी कम। तो वेरियस सर्कमस्टांसेस में ये पेरिकार्डियल सैक जो है ना डिस्टेंड हो जाती है और इसमें ना एक्यूमुलेशन हो जाती है सीरस फ्लूइड की, तो हम इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कह देते हैं। ब्लड की हो जाती है तो हीमोपेरिकार्डियम, या इसमें पस आ जाता है तो पेरुलेंट पेरिकार्डाइटिस कह देते हैं। अब पेरिकार्डियल इफ्यूजन्स जो हैं और उनके कॉजेज़ जो हैं उनमें फॉलोइंग आ जाते हैं। एक सीरस है, तो सीरस क्यों होता है, जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है या हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया, कम हो जाना एल्ब्यूमिन का किसी भी कॉज की वजह से, तो उसमें सीरस पेरिकार्डाइटिस होगा। सीरोसेंजीनियस में हमारे पास जब ब्लंट किसी चेस्ट का ट्रॉमा हो जाए ब्लंटली, तो उसमें सीरोसेंजीनियस फ्लूइड होगा, मैलिग्नेंसी में भी, और जब एमआई रप्चर्ड एमआई मायोकार्डियल इन्फार्क्शन उसमें, और एओर्टिक डायसेक्शन में। काइलस वाला जो है जिसमें हमें लिम्फेटिक जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए ना, मेडियस्टिनम की जो लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, तो उसमें काइलस पेरिकार्डियल इफ्यूजन होती है। अब लॉन्ग स्टैंडिंग कार्डियक के इनलार्जमेंट के साथ साथ या फिर विथ स्लोली एक्यूमुलेटिंग फ्लूइड द पेरिकार्डियम हैज़ टाइम टू डायलेट, यानी अगर वो फ्लूइड स्लोली एक्यूमुलेट कर रहा है तो इतना मसला नहीं है, या फिर अगर लॉन्ग स्टैंडिंग अगर बहुत काफ़ी टाइम से जो कार्डियक इनलार्ज करता जा रहा है तो इतना मसला नहीं है कि इसमें ना, क्योंकि हमारे जो हार्ट है यानी पेरिकार्डियम है इसको टाइम मिला है कि ये डायलेट कर जाए, ठीक है। तो ये परमिट करता है क्रोनिक पेरिकार्डियल इफ्यूजन को टू बिकम क्वाइट लार्ज विदाउट इंटरफियरिंग विद कार्डिक फंक्शन, यानी क्रोनिक हो गई है अब ये, और ये कार्डिक फंक्शन के साथ इंटरफियर भी नहीं कर रही क्योंकि वो खुद भी डायलेट कर गई है पेरिकार्डियम, ठीक है, तो उसके साथ इंटरफेयर नहीं करी। थस विद द क्रोनिक इफ्यूजन्स जो होती है ना उनके साथ, जो कि 500 सीसी से भी कम होती हैं लेकिन वॉल्यूम में क्रोनिक होती हैं, तो उनमें जो ओनली क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हमें कैरेक्टरिस्टिक ग्लोबुलर इनलार्जमेंट मिलती है हार्ट शेडो की चेस्ट रेडियोग्राफ पे, ग्लोबुलर इनलार्जमेंट। अब इसके बरक्स अगर हम बात करें इन कॉन्ट्रास्ट, जो रैपिडली अचानक से अगर किसी को फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गई है जो कि 200 से 300 सीसी से भी कम है, वहाँ तो देखिए ना 500 इतना ज़्यादा था फिर भी मसला नहीं हो रहा था, जैसे यहाँ पे तो कम है 200 300, लेकिन मसला ये है कि अचानक से डेवलप हुआ है जो कि या तो हीमोपेरिकार्डियम की वजह से हुआ हो, यानी एमआई रप्चर कर गया, या एओर्टिक डायसेक्शन हो गई है, तो ये ना बहुत ही क्लिनिकली डिवास्टेटिंग कंप्रेशन करवा देंगे हमें हमारे थिन वॉल्ड एट्रिया की और वीना कैवा की या फिर वेंट्रिकल्स की, इनकी क्या करवा देंगे, कंप्रेस कर देंगे, क्योंकि पेरिकार्डियम उसको अचानक से कंप्रेस कर देगी, तो कार्डियक फिलिंग जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो उसकी वजह से पोटेंशियली फैटल कार्डियक टेम्पोनेड हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये बात की हमने पेरिकार्डियल इफ्यूजन की। अब आ जाते हैं हम पेरिकार्डाइटिस पे। तो प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस इतना अनकॉमन है, कॉमन नहीं है, ये टिपिकली होता है जब कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाता है ना, ऑफन विद कनकरेंट मायोकार्डाइटिस भी हो, यानी वायरल इन्फेक्शन भी हो उसके साथ साथ मायोकार्डाइटिस भी है, आल्दो बैक्टीरिया फंजा या पैरासाइट्स जो है ना ये भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो उसमें जो है ये प्राइमरी पेरिकार्डाइटिस होता है। इसके अलावा ये पेरिकार्डाइटिस सेकेंडरीली भी होता है किसी एक्यूट एमआई की वजह से, मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से, या कार्डियक सर्जरी जिसको हम ड्रेसलर सिंड्रोम कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैथोमा हर्षमोहन में भी हमने पढ़ा था, तो उसकी वजह से
यानी कार्डियक सर्जरी रेडिएशन टू द मेडिस्टिनम की वजह से जो है सेकेंडरीली पेरिकार्डाइटिस हो रहा है, या फिर कोई ऐसा प्रोसेस जो कि किसी और थोरेसिक हमारे स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर रहा है, जैसे कि प्लूराइटिस हो जाए या नमूनिया हो जाए, तो उनकी वजह से भी पेरिकार्डाइटिस होगा, तो उसको हम सेकेंडरीली कॉज कहते हैं। अब यूरीमिया जो है ना, ये भी एक बहुत ही कॉमन सिस्टेमिक डिसऑर्डर होता है जो कि पेरिकार्डाइटिस के साथ एसोसिएटेड होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेस कॉमन जो सेकेंडरी कॉजेज है उनमें रियूमेटिक फीवर हो जाना, SLE की वजह से भी पेरिकार्डाइटिस होता है, मेटास्टेटिक मेलिग्नेंसीज जो होती हैं। अब पेरिकार्डाइटिस जो है ना, ये इमीडिएट हीमोडायनेमिक कॉम्प्लिकेशन करवा देगी अगर ये लार्ज इफ्यूशंस को एलिसाइट कर दी, यानी इसकी वजह से पेरिकार्डाइटिस की वजह से अगर लार्ज बहुत ज़्यादा इफ्यूजन हो जाती है जिसकी वजह से कार्डियक टेम्पनेट हो जाए, तो ये मसला हो सकता है। दूसरा, अगर ये पेरिकार्डाइटिस जो है ना, इसके अलावा दूसरा रिजॉल्व भी कर सकती है बिना किसी सिग्निफिकेंट सीक्वेल के, या फिर तीसरा ये आगे जाके क्रोनिक फाइब्रोजिंग प्रोसेस भी करवा सकती है, फाइब्रोस हो सकती है। ठीक है, ये इसकी हो गई सीक्वेल। अब मॉर्फोलॉजी की बात करें तो पेशेंट्स जिनको अक्यूट वायरल पेरिकार्डाइटिस होता है या यूरीमिया होता है, तो उनका जो एक्सुडेट होगा वो आप रट लें कि वो फिब्रिनस होगा, और इसको इम्पार्ट करेगा, ऐसा लगेगा कि हमें इर्रेगुलर शैगी अपीयरेंस जो है वो पेरिकार्डियल सरफेस को इम्पार्ट करेगा। तो इसको आपने याद रखना है कि हमें पेरिकार्डियल जो सरफेस है वो इर्रेगुलर और शैगी नज़र आएगा, जिसको हम ब्रेड एंड बटर पेरिकार्डाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, फिब्रिनस होगा इसमें अक्यूट वायरल या यूरीमिया वाले केस में। अब अक्यूट बैक्टीरियल पेरिकार्डाइटिस की बात करें तो इस वाले केस में जो है बैक्टीरिया में एक्सुडेट फिब्रिनो परुलेंट होगा, पस भी होगा इसमें, यानी सुपरेटिव है। तो ऑफन इसमें हमें फ्रैंक पस मिलेगा। अब अगर इसकी फिगर देखें हम, तो इसमें 11.29 में हमें ये अक्यूट सुपरेटिव यानी परुलेंट एक्सुडेटिव पेरिकार्डाइटिस दिखाया गया है, जो कि नमूनिया की एक्सटेंशन की वजह से हुआ है, यानी कि नमूनिया यहाँ तक आके फैल गया है लंग्स से हार्ट की तरफ। और जो ये ट्यूबरक्यूलस पेरिकार्डाइटिस होता है ना, जो माइकोबैक्टीरिया की वजह से ही हो रहा है, ट्यूबरक्यूलम की वजह से, तो उसमें हमें केजिएशन के भी एरियाज़ मिलेंगे। ठीक है, पेरिकार्डाइटिस जो कि मेलिग्नेंसी की वजह से हो, तो उसमें हमें क्या मिलेगा, एक्जुबरेंट शैगी फिब्रिनस एक्सुडेट ही मिलेगा, और ब्लडी इफ्यूजन भी मिलेगी, ब्लड की इफ्यूजन। मेटास्टेसिस हमें ग्रॉसली नज़र भी आ सकती है इर्रेगुलर एक्सक्रीशंस की तरह, या वो ग्रॉसली इनअपेरेंट भी हो सकती है। स्पेशली अगर ल्यूकीमिया का केस है तो उसमें हमें नहीं भी नज़र आएगी मेटास्टेसिस। ठीक है, मेलिग्नेंसी वाली पेरिकार्डाइटिस में।